डियर स्टूडेंट, इन्हीं क्रम में हम लोग आज देखेंगे परसेंटेज। अभी तक हम लोगों ने देख लिया है, एवरेज भी देख लिया है और अनुपात भी देखा है। आइए देखते हैं कि ये आ रहा है परसेंटेज। परसेंटेज में कैसे सवाल बन सकते हैं, उन पर हम लोग कैसे चर्चा करेंगे। सवालों को यह देखना होगा आपको कि सवाल को ज़्यादा समय नहीं लेना है एक प्रश्न को करने के लिए। बहुत कम समय के अंदर प्रश्न करने की क्षमता आपकी होनी चाहिए। ये तब हो सकता है जब आपका अभ्यास बेहतरीन हो। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। लिखा है कि एक स्कूल में 2000 विद्यार्थी, इनमें 36 लड़कियां हैं। प्रत्येक लड़के की मासिक फीस 400 होती है और प्रत्येक लड़की की मासिक फीस 25% कम है। लड़की की फीस लड़के से 25% कम है, तो लड़कियों और लड़कों की मासिक फीस का योग कितना है। अच्छा सोचो, अगर 2000 विद्यार्थी, ऐसे सोचो टोटल हमारे पास 2000 विद्यार्थी हैं, 2000, और हम यहाँ लिख देते हैं लड़का और यहाँ लिख देते हैं लड़की। लड़कियां 36%। बताओ 36%, 36 गुना 72, 720 हो गई कि नहीं। अगर 720 लड़की हो गई, 2000 में से 720 लड़की है, तो लड़का कितना है बताओ। तो 720 में अगर हम यहाँ पर 80 मिला दें तो 800 हो जाएगा, 1280। कितना हो जाएंगे, 1280 लड़के हैं। अब जो लड़के हैं उनकी मासिक फीस 480 है, गुणा 480 होगा। और जो लड़कियां हैं उनकी फीस 25% कम है। 480 का 25% कितना होता है, 128, यानी 120 कम है। इसमें से 120 अगर कम कर दिया जाए कितना हो जाएगा, 360। लड़कियों की मासिक फीस हो जाएगी 360। अब बस यही जोड़ना है। फिर से देख लीजिए, सवाल खत्म हो चुका है। 36, पहले 2000 को हमने लड़का और लड़की में बांटा है, और फिर लड़कों की फीस को लड़कों की संख्या से गुणा कर रहा हूँ और लड़कियों की फीस को लड़कियों की संख्या से गुणा कर रहा हूँ। यही दोनों जोड़ दूंगा, हमारा उत्तर बन जाएगा। और गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 0 0, तो यहाँ हो गया है। आप कहीं पर रफ थोड़ा इस्तेमाल कर ले। 8 8 64, 6 12 से 96 और 6 102। 4 से गुणा करें, 4 से 32, 3 12 चौक 48, 3 51। अब जोड़िए, 4 4 1 और 6 61 54, ये हुआ। अब लड़कियों को देख लिया जाए तो इनकी फीस हो रही है 0 0, दोनों कर दिया, और 6 दोनों में 12, 1 6 से 42 और 3 दूनी 6, 42 6 48, 49, हासिल हुआ 4, 3 से 21 4 25। अब इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए, कुल फीस आ जाएगी। ये कितना हो गया, 0 0, फिर गले 2 और 4, 6 9 और 4 13, 6 और 1 7 और 6 2 8, 87 36 डबल 0। कहीं दिख रहा, 87 36 00। डी विकल्प देखिए, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था लेकिन कठिन नहीं था। तो आप देख सकते हैं सवालों को आप जब लेंगे तो उनको इस तरह से हैंडल करना है कि जैसे आपको प्रेशर में वो सवाल नहीं ले पा रहा है, आप खुद इनके ऊपर प्रेशर बने हुए हैं। आइए देखते हैं, एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल 310 अंक पाना जरूरी है। एक बच्चे को 28% अंक मिला और 93 अंकों से फेल हो गया। अच्छा मान लो कुल 100 एक्स पूर्णांक रहा होगा, मान लो टोटल पूर्णांक 100 रहा होगा, 100 एक्स मान लिया जाए। हाँ? तो 28% पाना जरूरी है। बच्चा 28% पाया होता तो पास हो जाता, 28 पाया होता, लेकिन उसको 28 एक्स मिला है और पाना कितना जरूरी है, 310 अंक पाना जरूरी है। अगर ये बच्चा 93 अंक और पा जाता, बोलो, अगर ये बच्चा 93 अंक और पा जाता तो पास हो जाता, और तब पास हो जाता तो कितना अंक पा जाता, तब उसका 310 अंक हो जाता। तो बताओ, ये बात तो बराबर हुई। हमसे पूछा कि किसी विद्यार्थी को अधिकतम से कुल कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम मार्क्स पूछा गया। आप समझ रहे, 28 अंक पाया है और 93 से फेल हो रहा है। अगर इसको दे दिया जाए तो पास हो जाएगा, और 310 पाया हो तो तभी पास हो जाता। बताओ 28 की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब 28 की वैल्यू हो जाएगी, 93 जाकर वहां घटेगा, 10 में से 3 घटाएंगे 7 आएगा, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर 2 बचे। अब बताओ एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 217/28, 28 आएगा। अब देखो 7 से कट रहा, 7 चौक 28, और ये हो गया 7 में 21, 7 31/4। अब हमको क्योंकि कुल अंक बताना है तो हम 100 से गुणा कर देंगे 3, और 100 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 25। 25 से गुणा करिए, 25 से 25 2, 25 में 75, 275, 775। कुल पूर्णांक कितना है भैया, 775 है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इन प्रश्नों को देखा जा सकता है। लिखा है सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है।
सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। हमने क्या किया, ए बी सी लिख दिया। अब सी से शुरू किया, सी क्या है, बी क्या संदर्भ में दिया है, बी क्या एक संदर्भ में दिया है, तो हम इसको ए को ही 100 मान ले रहे हैं। अब पढ़ेंगे नीचे, बी की आय को ए की आय से 20, देखो बी की आय ए की आय से 20% अधिक है, इससे 20% अधिक है तो 120 है। अब करें सी की आय बी की आय से 20%, इससे भी 20% अधिक हुआ है, इसका 20% कितना होता है, 24, इससे 24 अधिक है तो कितना होगा, 24 और 20 44, 144। अब प्रश्न उठता है ए की आय से कितना प्रतिशत है, सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, भाई बताओ इससे कितना ज्यादा है, तो भाई 44% है। 44 कहाँ दिख रहा, नहीं दिख रहा है, फिर से देख लो सवाल। सी की आय बी की आय से 20 अधिक है और बी की आय ए की आय से 25 अधिक, सॉरी यहाँ 25 लिखा हुआ है, एक बात देखो ये पूरा गलत चला जाएगा। देखो यहाँ पर हमने 100 लिया तो इससे ये 25% अधिक है, देखो विज्ञान 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, तो ये कह रहे हैं इससे 20% अधिक है। 125 का 20% कितना होता है भाई, इसका 20% देखोगे तो कितना आएगा, 25, ये हो जाएगा 150। आप देख रहे हो इससे कितना अधिक हो गया, ये 50%। ये आपका उत्तर है। सवाल लगाने का तरीका देखो, बहुत ज्यादा सवालों में होना नहीं है कि सवाल पाए और लगे इससे एकदम चून गए, नहीं, आराम से करिए और फ्री है, फ्री माइंड से। राम अपनी चीजें श्याम की तुलना में 25% सस्ती बेचता है, किंतु हरि की तुलना में 25% महंगी होती है, तदनुसार हरि की चीजें श्याम की तुलना में कितने प्रतिशत सस्ती है। ये वही सवाल है, देखो फिर से राम हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ हमने राम लिख दिया, यहाँ हमने श्याम लिख दिया और यहाँ हमने हरि लिख दिया। कहा राम अपनी चीजें श्याम की तुलना में 25% सस्ती बेचता है, मतलब अगर ये 100 बेचता है 100 में, तो ये 25% सस्ती बेचेगा, ये 75 बेचेगा। राम अपनी चीजें श्याम की तुलना में 25% सस्ती बेचता है, किंतु हरि की तुलना में 25% महंगी होती है। यानी ये जो राम है ये हरि की तुलना में 25% महंगी है, यानी हरि को, अगर हम हरि को मान लें, यहाँ हरि हो गया, तो हरि से 125/100 करें तब जाकर के 75 हो रहा है, यानी हरि और भी सस्ता बेच रहा है। हरि कितना बेच रहा है, 75 गुणा 100/125। अगर हम इसको काटते हैं तो 2500 को 125, 2525 हो जाएगा 15, यानी हरि उसे सिर्फ 60 रुपए में बेच रहा है। अब बताइए, अब तो तदनुसार हरि की चीजें श्याम की तुलना में कितने परसेंट सस्ती है, बताओ इसकी तुलना में कितना परसेंट सस्ती है भाई, इसकी तुलना में 40% सस्ती। कितना सस्ती है, 40%, क्योंकि 100 में बेच रहा हूँ, 60 में बेच रहा, इसकी तुलना में 40% सस्ती है। आइए अगला सवाल देखिए, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम। हम तीसरी संख्या को ही x मान ले रहे हैं, तीसरी संख्या को हम 100 मान ले रहे हैं, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। कह रहे हैं कि दो संख्याएं जो है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, तीसरी संख्या में 30%, ये 30% कम है, इसका मतलब 70 कम है, और ये कह रहे हैं 37% कम है, ये 63 है। कह रहे दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% कम है और ये 37% कम है, तो इतना कम लिख दिया। अब क्या कह रहा है, दूसरी संख्या पहली तुलना संख्या में कितना कम है, तो भाई इससे तो ये 7 कम है, कई परसेंट कम है, 7/70 गुणा, एक जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, तो 10% कम है। कितना कम है, 10% कम है। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां हैं, 60% लड़के और लड़कियां 50% पास हो गए, जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत क्या है, बताओ। 1000 लड़के हैं, लड़का कितना है, 1000 है, और लड़की कितना है, 800 है। अब करें 60 में लड़का पास हो, 60 में लड़का पास हो जाएगा, इसका मतलब 40% फेल हो जाएगा, इसका 40% कितना हुआ, 400। और 50 में लड़कियां पास हो जाएंगी, यानी 50% फेल हो जाएंगे, तो कितना लड़कियां फेल हो जाएंगी, 400। कुल मिलाकर 800 लड़कियां, 800 बच्चे फेल होने वाले हैं। अब कुल बच्चे कितना है, बिल्कुल ज्यादा है ना, देखो कुल बच्चे कितना हुए, 1800, 1000 और 800, 1800 बच्चे। अब करें अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत बताओ, कुल बच्चे है 1800, अब 800/1800 गुणा 100, आराम से काट दिए, डबल जीरो, दशमलव आएगा तो किससे काट दें, 2 9 18 और 2 4 8,
अब 9 से काटो, 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36, 44.44, ये आपका डी विकल्प सही चला गया। देख रहे हैं, इजी है। अगले प्रश्न की बात करें। दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए तथा उनके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56 अंक के बराबर है। मान लो एक बच्चा ए है, एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये। कह रहा है इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त कर लिया, मतलब अगर इसने x प्राप्त किया तो इसने x प्लस 9 प्राप्त कर लिया है? इसको अब क्या कह रहा है, एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त, इसने इससे, तो दूसरा ये हुआ ना, देखो यहाँ एक ने दूसरे से 9, ये 9% ज्यादा पा, 9 ज्यादा पा दूसरे। अब सवाल है इनके प्राप्तांकों का योग करो, ये है अधिक प्राप्त कर लिया, तथा उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर। दोनों के अंकों के योग का 56% करो, अरे किसके बराबर है, x प्लस 9 के बराबर। बस हो गया। इसको छोटा करें, सवाल को ध्यान से देखिए, 4 से काट रहा हूँ, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 25। अब 14 का गुणा देखो 2x है ये, तो 14 दूनी 28x, 14 9 126, 25 वहां जाएगा 25x, और 25 9 225। अब अगर 25 को हम इधर लाएं तो हो जाएगा 3x, और 126 उधर जाएगा तो घटेगा। 15 में से 6 घटाएंगे 9, 11 में से 2 घटाएंगे 9, और बस 99। x बराबर क्या आ गया, 35। एक बच्चा 35 पाया है, एक बच्चा 35 42 पाया। बोलो भाई कितना पाया है, 35 और 42। देख रहे, जो जो सवाल कहता जाए खाली वही करना है और अपने आप उत्तर बन जाए। सवालों की प्रकृति यही है, ये सवाल अपने मन से होते हैं, आपको उन्हें लगाना नहीं रहता है, स्वयं हल हो जाते हैं सवाल। आपको बस सवालों को हैंडल करना है। क्या एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी की अंक प्राप्ति और 6 अंक हो गया, अन्य प्रत्याशी 40 में अंक पाया और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक आ गया, तो अधिकतम अंक बताओ। भाई 100 यस रहा होगा टोटल, बोलो टोटल 100 यस रहा होगा। एक बच्चा 30 यस पाया है और एक बच्चा 40 यस पाया। जो 30 यस पाया वो 6 नंबर कम पाया, उसे दे दो, और जो बच्चा 6 नंबर ज्यादा पाया है उसे माइनस कर लो। देखो अब क्या हो गया, ये भी पास वो भी पास, दोनों बराबर। अगर इस 30 को हम इधर ले जाएं तो 10x बचेगा, अच्छे यहाँ ले आए तो 12 हो जाए। बताओ अगर 10x बराबर 12 है तो 100x बराबर क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 10x बराबर 12 है तो 100x बराबर क्या हो जाएगा, देख लो कैसे लगाया गया। खाली पक्षांतर कर रहा हूँ और सवाल बन रहे हैं, आप आसानी से बन। देखिए दूसरा सवाल है कि किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या में 4:1 का अनुपात है। इन लड़कों के 75% लड़कियों की 70% छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन विद्यार्थियों को परसेंट जिन छात्रवृत्ति नहीं मिलती। देखो ये लड़का है, ये लड़की है, इन्हों का 4:1 का रेशियो है। तो जब भी ध्यान रखोगे परसेंटेज में अनुपात आए उनके साथ ये न मान करके बल्कि डबल जीरो मान लेना चाहिए। ऐसे मान लो 400 लड़का है और 100 लड़की, कह रहे 75% लड़कों को छात्रवृत्ति मिली है। अगर 75% लड़कों को मिली है, इसका मतलब 25% को नहीं मिली है, और 25% इसका क्या होगा, तो इनको नहीं मिली। और 70% लड़कियों को मिली है, बोलो इसका मतलब 30% लड़कियों को नहीं मिली है, इसका 30% कितना हो, यानी कुल मिलाकर 130 बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो उनका परसेंट बताओ जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। हम जानते हैं 500 बच्चों में से 130 बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, तो कुल 500 बच्चे हैं और गुणा 100 कर दें, तो ये काट देंगे 5 दूनी 10 और 5 6 30, 26% को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई। कहाँ गए, ये रहे हमारे यहाँ 26% बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है। हम लोग आगे बढ़े। लिखा रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात। ध्यान दीजिएगा, ये व्यय है, ये बचत है। अब यहाँ मैं आय लिख लेता हूँ अपने मन से, ये व्यय है, ये बचत है, तो निश्चित रूप से आय यह रहा होगा, इनको जोड़कर कहीं तो आय होता होगा। यदि उसकी आय में 12% का व्यय में 15% वृद्धि हो जाए, ध्यान रखिएगा जब मैंने कहा था अगर परसेंटेज में अनुपात आ जाए तो इनके साथ ना मान करके डबल जीरो मानना चाहिए। देखो
ऐसे मान लो बहुत फायदे में रह गया। कह रहे उनकी आय 12% बढ़ गई, 12 से 96 बढ़ गई, ये 896 हो जाएगी आय में, तथा व्यय में 15% वृद्धि हो जाए, 15 पचे 75, ये 575 हो गई। तो कह रहे हैं तो उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि हो जाएगी? बताओ, कमाता इतना, खर्चा इतना, बचाता कितना, घटा के देख लो। 6 में से 5 घटाओगे 1, 9 में से 7 घटाओगे 2, और 8 में से 5 घटाओगे 3। आप बताओ, 300 पहले खर्च बचत करता था, 3 से 21 बचत करने लगा, 21 वृद्धि हो गई है किसमें? 300 में, और गुणा 100। आप देखोगे तो 3 सते 21 आ जाएगा, तो पता चला उसकी बचत में 60% की वृद्धि हो गई है। उसकी बचत में 60% की वृद्धि हो गई है। ये रहा सवाल आपका। देखो, एक लड़के को किसी राशि का 3 से 1/2 ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने पद को गलती कर उसका 5 से 1/1 निकाल दिया, 1/2 निकाल दिया। उसका उत्तर 220 था। सही उत्तर क्या था? देखो, कोई संख्या यह सही होगी, गलती से बच्चे ने क्या किया, 2 पचे 10 से 11/2 कर दिया। अब कह रहे इसका उत्तर 220 था। इससे हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कितनी मिल जाएगी, x बराबर 220 गुणा 2/11 हो जाएगा, 11 दूनी 22, यानी संख्या क्या रही होगी, 40। अब 40 संख्या थी, इस 40 को 3 से 1/2 निकालना था, यानी 7/2 निकालना था। तो 2 से काटो तो 20, 20 सत्ते 140। सही उत्तर तो 140 था भाई। अगर सही से निकाला होता तो 140 आया होता। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। किसी व्यक्ति की मासिक आय 13,500 थी, उसका व्यय 9,000। बताओ, ये आय है, ये व्यय है, ये बचत है। तो कमाया कितना, 13,500, खर्चा किया 9,000, बचाया कितना, 9 4 13 45। ये पहली लाइन से स्पष्ट हो गई। अगर अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ गई, आय तो यही है, और 14% बढ़ाया जाए, तो ये हो जाएगा 13,500 गुणा 14, यही बढ़ गई। तो 14 पचे 70, 7, 14 से 14, 14 पे 70 7, 14 से 42, 42 और 7 49, 4, 14 कम 14, 1890। उसकी इनकम 1890 बढ़ गई। चलो भाई जोड़ लो, 1890 बढ़ गई तो कितना हो गई, 0 9 8 5 13, 3 1 4 1 5, 15,390 उसकी नई इनकम हो गई। अब कह रहे हैं उसका बेस 7% बढ़ गया, 7% बढ़ गया, 9 सत्ते 630 बढ़ गया, ये 9,630 हो गए। अब क्या करें, उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? सेम तरह का सवाल है, घटाओ। 0 में से 0 घटाए 0, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 13 में से 6 घटाएंगे 7, और 14 में से 9 घटाएंगे 5। अब खुद सोचो, जो पहले 45 को बचाता था, अब वो 57 60 बचाने लगा, कितना परसेंट बचाने लगा ज्यादा? तो घटा के देखो कितना ज्यादा बचा रहा, 6, 7 में से 5 घटाओगे 2, और यहाँ 1, 12 से 7 ज्यादा बचाने लगा, तो गुणा 100 और बटा 45। क्योंकि हमें 4500 की तुलना में बताना है कितना बढ़ाया, मैं इसको काट दे, 9 से काटता हूँ, 9 पचे 45, और 9 1 9, 3 12 36, 9 चौक 36, इसको 5 से काटूंगा, 5 2 10, 5 8 40। उसकी इनकम क्या बढ़ गई, बचत उसकी 28% बढ़ गई। उसकी बचत कितना बढ़ गई, 28% बढ़ गई है। देखो जैसे जैसे सवाल पढ़ता गया वैसे वैसे करते गए, कुछ अपने तरफ से दिमाग में लगाया। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, उसकी आय में 20 में वृद्धि हो गई। अच्छा बताओ, मैं फिर यहाँ कहूंगा आय है, ये आय है, ये व्यय है, ये बचत। मान लो 100 कमाता हो और 75% व्यय करता हो, सीधा सा मतलब वो 25 बचाता रहा होगा। अब करें आय 20% बढ़ गई, कितना हो गई, 120 हो गई है, तथा वह अपने व्यय में 10% वृद्धि कर लिया, इसका 10 में कितना, 7.5 बढ़ा लिया। तो बताओ भाई 7.5 कितना होता है, 82.5 बढ़ा लिया। उससे उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि हुई? चलो घटाते हैं, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 0.5, यहाँ बचेगा 9 में से 2 घटाओ 7, और यहाँ क्या बचेगा, 11 में से 8 घटाओ 3। जो 25 बचाता था अब 37.5 बचाने लगा, यानी 12.5 ज्यादा बचाने लगा। 12.5 बटा 25 गुणा, आप काटेंगे 12.5 दूना 25 से काटोगे, उसकी बचत में कितना वृद्धि हो गई, 50% वृद्धि हो गई। हमारा विकल्प ये सही। प्यारे विद्यार्थी, आप देख रहे हैं
सवालों के साथ आप अगर सहूलियत से काम करें तो सवाल खुद आते हैं, अपनी तरफ से सॉल्व नहीं करना पड़ता। आओ देखते हैं, यदि ए सी से 50 रन बड़ा हो, अब बी सी से 25 रन बड़ा हो, ए बी से कितना % बड़ा होगा? ए बी सी लिख देता हूँ, तो सारे लोग सी से ही बड़े हैं तो सी को ही 100 मान लो। अब करें ए सी से 50 रन बड़ा है यानी 150 है, और बी सी से 25 रन बड़ा है यानी 125 है। अब करें ए बी से कितने % बड़ा है? भाई इससे तो 25 बड़ा है। 25 बड़ा है किससे? 125 से, गुणा 100। 25 25 125, आप क्या करेंगे? आपको उत्तर आ गया 20 रन बड़ा। देख रहे हैं? आइए देखो सवाल कैसे हैं, एकदम सामान्य सा रूप से खाली लिखे गए हैं, उनको खाली बस हल कर। ए बी को एक वस्तु 20 रन लाभ देता है, तो हमने लिख दिया ए बी सी, और कोई नहीं। ए बी को एक वस्तु 20 रन लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10 रन लाभ पर बेचता है, तब साथ सी को ए की तुलना में कितने % ज्यादा भुगतान करना पड़ा? भाई मान लो ये 100 का सामान था, कितने इसको 120 में बेचा, और इससे भी 10 रन ज्यादा इसने लिया। बताओ 120 का 10 रन कितना होता? 12 ज्यादा लिया, इससे 12 ज्यादा लिया तो कितने में बेचा? 125। आप खुद देख लो, सी को ए की तुलना में कितना ज्यादा देना पड़ा? तो भाई 32 रन ज्यादा देना पड़ा। ठीक है, अब आप इसमें सवाल लगाओ, फार्मूले लगाओ, साइन लगाओ, है बिना फार्मूले लगाओ कितने आराम से हो जाए। देखो एक संख्या में पहले 20 में फिर 20 में वृद्धि कर दी, बढ़ी हुई संख्या को कितने % कम कर दिया जाए ताकि वो प्रारंभिक संख्या बराबर हो जाए। भाई कोई 100 था, इसको पहले 20 रन बढ़ाया, उसका फिर 20 रन बढ़ाया, भैया इसका 20 में कितना होगा? 24, 24 बढ़ाएंगे तो 44 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि यह है बड़ी हुई संख्या को कितने % कम किया जाए? भाई पहले 44 कम किया जाए, किससे? 144 से, और गुणा 100, यही काटना है। 4 से काट दो तो 11, और 4 से यही 12, और 4 छके 24, ये फिर 4 से काटा, 4 9 36, ये हो जाएगा 25, 25 से कम 25, 25 से कम 25 2 27, और बटा 9 काटो, 9 से 27, और 50 हो जाएगा, 9 9 पचे 45, फिर 50 9 पचे 45 होता ही रहेगा, 30 सही 5 बटा 9, ये आपका उत्तर है। देख रहे हैं कितने आसानी से जो कह रहा है सवाल वही करते गए, अपने तरीके से। वर्ग की एक भुजा 30 रन बढ़ा दो तो उतना ही क्षेत्र रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी पड़ेगी? भाई कोई चीज 100 था, उसको 30 रन बढ़ा दिया, अब करें कितना कम कर दे कि वही वापस आ जाए? 30 कम करना पड़ेगा, किससे? 130 में से, पूरा 100। अब क्या हो गया? ये कट गया, 300 बटा 13 हो गए, और 300 बटा 13 को काटोगे आप तो क्या होगा? 13 दूनी 26, 40, 13 तिया 39, 1 बटा 13, 23 सही 1 बटा 13% से कम करना पड़ेगा। आपका ये विकल्प सही जा रहा है। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है, किसी वस्तु के मूल्य 20 रन कटौती कर दिया और उसे पूर्व मूल्य पर लाने के लिए इस मूल्य में कितना % बढ़ा दो? भाई कोई चीज 100 था, 20 रन कटौती करोगे तो 80 पहुंच जाओ, अब करें कितना वृद्धि कर दे तो ही पहुंच जाए? भाई 20 बढ़ाओ, इसमें 80 में, गुणा 100। देखो आप कितने आसानी से आपका उत्तर बन रहा है, सीधा 25%, ये रहा उत्तर। अब जब तक ये सोचेंगे कौन सा फार्मूला लगेगा, तब तक आप सवाल लगा के अगला सवाल लगाना। एक गोलक की त्रिज्या में 50 में वृद्धि कर दिया जाए, उसके आयतन में कितने % वृद्धि होगी? आयतन श्रीमानी 3 बार में काम करना पड़ेगा। जैसे कोई चीज 100 है, 50 में वृद्धि हुआ है तो 150 बटा 100, फिर 150 बटा 100, और फिर 150, काहे 3 बार? क्योंकि आयतन है, अगर क्षेत्रफल होता तो 2 बार। पूरा करो, काटते हैं, ये गया, ये दोनों से ये गया, इससे ये गया, 15 का क्यूब होता है 3370, और एक अंक पर 0 लगाएगा। कोई चीज 100 था, अब 337.5 हो गया, यानी बढ़ा कितना? 237.5% बढ़ गया। देख रहे कितना आसानी से हो रहा। अगला प्रश्न, किसी फार्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25 की वृद्धि कर देगी तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25 की कमी कर दी, यदि उससे कुल मजदूरी में 1% की कमी हो गई तो यह समान क्या है? आपको बता दें, जब भी कभी सेम % बढ़ता और घटता है तो घाटा सदैव होता है, वह किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन 100 के बराबर होता है, यानी 25 का स्क्वायर बटा 100 हो जाएगा, यानी 625 बटा 100 हो जाएगा, यानी 6.25 हो जाएगा।
तो 6 से 1/4 भी कह सकते हैं। यहीं पर है ये आप 25/4। 25/4 को आप इसको काट देंगे 4 से, तो 25/4 आपका उत्तर बनेगा। 50% था, 50% की सर्विस छूट है, किस प्रतिशत के बराबर? देख लो, कोई चीज 100 है, 50% छोड़ा गया, 50 बटा 100, फिर 50% छोड़ा गया, फिर 50 बटा 100। अगर इसको हम काट दें तो कोई 100 रुपए की चीज अब खाली 25 की बची है, यानी कितना परसेंट छूट हो गया है? 75% छूट हो गया। आपका ये विकल्प सबसे ज्यादा। देख सकते हैं ये सवाल आपको देखने में लग रहा होगा बड़ी आसानी से लग जा रहे हैं श्रीमान जी, लेकिन इतनी आसानी से होते नहीं है। थोड़ी अभ्यास बढ़ाएंगे तब बहुत आराम से होंगे। किसी परीक्षा में 72% विद्यार्थियों जीव विज्ञान 44% लिया, प्रत्येक विद्यार्थी जीव विज्ञान अथवा गणित कम लिया, 40 विद्यार्थियों ने दोनों लिया। एक बात बताओ, 72% जब जीव विज्ञान ले लिए और 44% ये ले लिए, ऐसा कैसे हो पाया? जरा इसको जोड़ के देखो, पता चल रहा है 16% बच्चे दोनों विषय ले रहे हैं। एक 100 ही होना चाहिए था, 16 कैसे होगा? इसका मतलब अगर आप वेन डायग्राम बढ़ाएं तो यहाँ पे 16 लिखना पड़ेगा क्योंकि 16 ज्यादा आ रहा है। अब ये रहा 44, हमको बताना कुल कितने विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी के लिए वेन डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम देख चुके हैं 16% लोगों ने दोनों विषय लिया है, यानी कोई संख्या यक्ष नहीं होगी जिसका 16% ने दोनों विषय लिया है। वो कह रहे हैं 40 लोगों ने दोनों विषय लिया है। आप काटो, यक्ष बराबर क्या हो जाएगा? 40 गुणा 100 बटा 16। आप काटेंगे तो 4 चौके 16, 4 से काटेंगे 30 हो जाएगा। इस 4 से काटेंगे तो ये 7 10 बन जाएगा। पता चल गया कुल 250 बच्चे। कितना थे? 250 बच्चे थे। ये रहा आपका उत्तर। देखो, जब ये बताना होता केवल जीव विज्ञान कितना लिए, तब आपको वेन डायग्राम की मदद लेनी पड़ती। कह रहे किसी परीक्षा में 60% अंग्रेजी में उत्तर हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों में उत्तर हुए। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अंतिम छात्रों। अब जरा सोचो कि 60% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो गए और 70% हिंदी में उत्तीर्ण हो गए और 40% दोनों में उत्तीर्ण हो गए। अगर हम ऐसे करें, ध्यान से देखो, 40% दोनों में उत्तीर्ण हुए और 60% इसमें हुए, तो 20 तो यहाँ लिखना पड़ेगा, और 70% इसमें हुए, इसका मतलब यहाँ 30 ही लिखना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से देखो, तो हम इन सबको जोड़ें तो 40, 30, 70, 20, 90, केवल 90% बच्चे हैं जो पास हो रहे हैं। साफ साफ दिख रहा है कि 10% बच्चे हैं जो दोनों विषय में फेल हो गए, उनकी काउंटिंग नहीं दिखेगी। ये रहे 10%। 10% बच्चे दोनों विषय में फेल हो जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इन सवालों को आप समझ सकते हैं। अगले प्रश्न बारे में सोचें। विद्यार्थियों के समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 65% हिंदी बोल सकते हैं। यदि इन विद्यार्थियों में 27% दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, तो इन समूह में कितने % बच्चे हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? आपको ये करना चाहिए कि 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, तो इन्हें तो हटाना ही पड़ेगा 27। अगर 27 नहीं बोल सकते तो जाए यहाँ से, हम जानते हैं कुल 100 होते हैं, इसमें 27 चले जाएंगे, वो बोल ही नहीं सकते, इनको निकाल दो। 10 में से 7 घटाओगे 3, 9 में से 2 घटाओगे 7, यानी हमारे पास 73% लोग हैं जो कुछ बोल सकते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं, कह रहे हैं कि दोनों भाषा बोलना चाहिए, तो 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं और 65% हिंदी बोल सकते हैं। इनको जब हम जोड़ते हैं तो पता चला 7-13 135 बोलने वाले मिल गए, जबकि हम जान सकते हैं कि केवल 73% है जो बोलने वाले लोग हैं। तो आप इसमें से 73% घटा दो, बस 5 में से 3 घटाएंगे 2, 13 में से 7 घटाएंगे 6, यानी 62% लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। 62% ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। देख सकते हैं सवाल कैसा है, सोल्यूशन कैसा है। केवल आप इसको देखो और आराम से समझो कि इसे कैसे इतने आसानी से किया जा सकता है। अभ्यास, केवल विद्यार्थी अभ्यास एक ऐसी चीज है जिनसे आप सवालों में ये रफ्तार ला सकते हैं। हम आपके साथ आइए, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए, 10% दोनों विषय में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए तो विद्यार्थियों को संख्या बताओ। अब 10% जब फेल हो गए तो उनको पहले निकाल दो भाई, जो फेल हो गए जाए यहाँ से। तो हमारे पास कुल 100 थे जिसमें 10 फेल हो गए, कुल 90 ही पास हुए। जबकि हम देख रहे हैं 70 इसमें पास हुए, 80 इसमें पास हुए, तो 8, 7, 15, 150 दिख रहा है। और जबकि हमको पता है केवल 90 ही पास हुए, यानी इसमें से 90 घटाएगा तो हमें पता चल जाएगा कितने दोनों में पास हुए, तो 0। 15 में से 9 गया 6। हम देख रहे हैं 60% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए, ये कह रहे हैं 144 दोनों विषय में पास हुए, यानी अगर उनकी कुल संख्या यक्ष रही होगी तो उसका 60% दोनों विषय में पास हुए। वो कह रहे हैं 144 दोनों विषय में पास हुए। हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, 144 गुणा 100 बटा 60,
तो आप काट सकते हो 20 25 100, 20 या 60, 3 से काटो, 3 चौके 12, 3 8 24, 48 गुणा 5 48, 4 5 24 424, कुल कितने बच्चे थे? 240 बच्चे थे। तो विद्यार्थियों देखो, बहुत आसानी से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। थोड़ा सा अभ्यास बनाइए हमारे साथ, मजा आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।